दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का फाइनल एग्ज़ाम का रिवीजन वीडियो। और दोस्तों इसमें हम लोग धातु एवं अधातु चैप्टर का रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर का हम लोग 46 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों इसी 46 प्रश्न में से आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लें। दोस्तों हम एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग तैयारी में अच्छी तरह से लग जाइए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। देखिए कहता है कि अमलगम एक मिश्र धातु है। दोस्तों अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। दोस्तों अमलगम में क्या रहता है, तो अमलगम है वो एक मिश्र धातु है जिसमें पारा हमेशा उसमें उपस्थित रहता है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पारा। यानी कि अमलगम में पारा हमेशा मौजूद रहता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में तांबा, बी है गोल्ड यानी कि सोना, सी है जिंक और डी है पोटेशियम। तो दोस्तों ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, यानी कि सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसलिए वह ऑक्सीजन से भी संयोग नहीं करता है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है सोना यानी कि गोल्ड। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गोल्ड। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सा धातु है, तो सबसे ज़्यादा सुचालक धातु है चांदी, यानी कि इसको Ag से डिनोट किया जाता है, यानी कि इसी को अर्जेंटम कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए कहता है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो दोस्तों बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, ये सब जो अयस्क है वो किस धातु का है, तो एल्यूमिनियम का है। किसका है, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम ये सब किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्नांकित में से कौन उप धातु है, यानी कि धातु और अधातु दोनों का गुण उसमें मौजूद है। तो आपको बताना है कि कौन उप धातु है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में Fe, बी में दिया हुआ है Cu, सी दिया हुआ है Na और आपको डी दिया हुआ है Sb। तो दोस्तों इसमें कौन उप धातु है, तो इसमें उप धातु हो जाएगा Sb, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो प्योर गोल्ड होता है उसको कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। इसको आप लोग याद रखिए, जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। और जो हम लोग गहना जेवर बनाते हैं वो 18 से 20 कैरेट तक का होता है। यानी कि जो हम लोग गहना जेवर बनाते हैं वो 18 कैरेट से 20 कैरेट या फिर और प्योरिटी आएगा तो हार्डली आपको 22 कैरेट तक का आपको जो जेवर है वो मिल सकता है। लेकिन जो शुद्ध होता है वो 24 कैरेट का होता है। और हम लोग शुद्ध सोना से हम लोग जेवर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह बहुत मुलायम होता है और वह तुरंत टूट जाएगा। इसलिए जो जेवर होता है वो 18 कैरेट से 20 कैरेट के बीच में बनाया जाता है और जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पीतल है। दोस्तों पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल में क्या होता है, तो पीतल में होता है तांबा और जस्ता, यानी कि तांबा और जिंक। देखिए पीतल होता है जो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्र धातु। चलिए उसके बाद देखते हैं आठवां प्रश्न। देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से हम लोग सोडियम को और लिथियम को काट सकते हैं, यानी कि दोनों मुलायम होता है। तो हम लोग चाकू से किसको काट सकते हैं, सोडियम को और लिथियम को। तो देखिए सोडियम आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लिथियम दिया हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लिथियम। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि निम्न में से कौन, कहता है कि आयनिक यौगिक है। दोस्तों कौन आयनिक यौगिक है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में CH4, बी है CO2, उसके बाद सी दिया हुआ है CaCl2 और डी दिया हुआ है NH3 यानी कि अमोनिया। तो दोस्तों इसमें आयनिक यौगिक कौन है, तो आयनिक यौगिक यहाँ पर जाएगा CaCl2। दोस्तों इसको हम लोग जल में अगर घोलेंगे तो Ca+ अलग हो जाएगा और क्लोरीन माइनस है वो अलग हो जाएगा, यानी कि यह आयनिक यौगिक का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन अधातु है। दोस्तों इसमें अधातु कौन है, तो देखिए Fe यानी कि लोहा क्या है, धातु है। सी कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम भी धातु है और Au यानी कि सोना भी धातु है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए कहता है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। दोस्तों कहता है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आपको ए में दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। उसके बाद बी दिया हुआ है, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उसके बाद सी दिया हुआ है, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के जो ऊपर के धातु हैं, हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी धातु हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको हम बहुत बार बता चुके हैं कि जो धातु होता है वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो वह अम्ल बनाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना, अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। दोस्तों कहता है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। क्या चीज़, तो धन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धन आयन, यानी कि 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, धन आयन। चलिए उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके पीछे बहुत कंसेप्ट है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। देखिए कहता है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। दोस्तों कहता है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब आपको पूछ दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसा होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, क्षारीय होगा। उसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, क्षारीय होगा। यानी कि आपको ऑप्शन में इस तरह से पूछ सकता है, और यहाँ पर डायरेक्टली कंसेप्ट पूछा गया कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। और यहाँ पर कहेगा अधातु, तो दोस्तों जो अधातु का ऑक्साइड होगा वो अम्लीय होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, अधातु रहेगा तो अम्लीय होगा और धातु होगा तो क्षारीय होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। तो दोस्तों चुंबकीय अशुद्धि यानी कि जो चुंबक में चिपक जाता हो, तो दोस्तों चुंबकीय अशुद्धि है तो उसको हम लोग किस विधि से अलग करेंगे, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम लोग अलग करेंगे। यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, यानी कि चुंबकीय अशुद्धि है तो वह चुंबक में सड़ जाएगा, इसलिए उसको हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम लोग अलग करेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी कि सल्फाइड अयस्क का कंसंट्रेशन किस विधि से किया जाता है। तो सल्फाइड, जितने भी सल्फाइड अयस्क होगा, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, ये सब जितने भी सल्फाइड अयस्क होगा उसको हम लोग फेन प्लवन विधि द्वारा यानी कि फोर्थ फ्लोटेशन मेथड द्वारा इसको हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे, यानी कि सांद्रण करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए आपको ऑप्शन में दे दिया ZnS ऐसे करके दे दिया, आप पूछेगा कि इसको हम लोग किस विधि से सांद्रण करेंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग किस विधि से सांद्रण करेंगे, तो फेन प्लवन विधि से सांद्रण करेंगे, यानी कि सल्फाइड अयस्क जितना भी होगा उसको हम लोग फेन प्लवन विधि, इसी को इंग्लिश में फोर्थ फ्लोटेशन मेथड भी कहा जाता है।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर सवाल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। दोस्तों एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है, तो देखिए आपको दिया हुआ है ए में मैग्नीशियम, बी दिया हुआ है जर्मन सिल्वर, सी है पीतल और डी है कांसा। तो दोस्तों जो जर्मन सिल्वर है इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, यानी कि यह एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 17 नंबर सवाल को। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। अब देखिए प्रश्न जो पूछने का मेथड है वो किस तरह से है। देखिए कहता है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। इसको दूसरी तरह से पूछ सकता है कि कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन सा है, यानी कि जो प्रमुख अयस्क होता है उसी से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। इसको पूछ सकता है इस तरह से कि कॉपर का प्रमुख अयस्क है वो कौन है। तो कॉपर का जो प्रमुख अयस्क है वह है कॉपर पायराइड CuFeS2। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CuFeS2, यानी कि कॉपर पायराइड, और इसी से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि साधारण गंधक यानी कि जो सिंपल सल्फर होता है किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों जो साधारण गंधक है वो किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो S8 के रूप में पाया जाता है, यानी कि इसमें 8 बॉन्ड होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, तो फास्फोरस का P4 होता है। क्या होता है P4, इसका सांद्रता कितना होता है, 4 होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा P4। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है। दोस्तों जो सोना होता है यानी कि जो गोल्ड है वो किस द्रव्य में घुलता है। तो दोस्तों जो सोना है वो आम्ल राज्य में घुलता है। इसको आपको ध्यान में रखना, सोना है वो किस में घुलता है, आम्ल राज्य में घुलता है। अब देखिए आम्ल राज्य है क्या, तो आम्ल राज्य है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो यही आपको कमेंट बताना है कि आम्ल राज्य में किस अनुपात में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। दोस्तों जो स्टूडेंट पहले इसका जवाब देंगे उनका नाम हम कम्युनिटी में पोस्ट करेंगे। और दोस्तों अभी 5 से 6 क्वेश्चन के बाद हम इसका आंसर बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या था, यानी कि कितने अनुपात में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिला करके अम्लराज बनाया जाता है। तो आप इसका आंसर जानते हैं तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए किसमें क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो दोस्तों कौन सा अधातु, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, पूछ रहा है कौन सा अधातु। तो दोस्तों अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, और अगर धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन और धातु कहेगा तो पारा, दोनों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। दोस्तों सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है सोल्डर। क्या कहा जाता है, सोल्डर कहा जाता है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, सोल्डर कहा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कॉपर, उसके बाद Hg यानी कि मरकरी, बी है Ag और सी है Au। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा Cu यानी कि कॉपर, यानी कि 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 24वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज्वलनशील कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में लाल फास्फोरस, बी है श्वेत फास्फोरस, डी है साधारण गंधक और डी है प्लास्टिक गंधक। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा ज्वलनशील कौन है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। दोस्तों जो श्वेत फास्फोरस है वो इन तीनों के तुलना में सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है। चलिए उसके बाद देखते हैं 25वां प्रश्न। देखिए कहता है कि विद्युत अपघटनी परिसकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, यानी कि जो विद्युत अपघटनी किया जाता है, यानी कि इस तरह से एक टब लिया जाता है और इसमें एक शुद्ध धातु और एक अशुद्ध धातु का एनोड और कैथोड बनाया जाता है। तो कह रहा है कि इसमें जो अशुद्ध धातु है वो अशुद्ध धातु का एनोड रहता है या फिर कैथोड रहता है,
या फिर इसमें जो अपघट्य रहता है, इसमें एक द्रव अवस्था में अपघट्य मिलाया रहता है वो रहता है। तो यही आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनोड, यानी कि अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं 26वां क्वेश्चन को। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए आपको दिया हुआ मैग्नीशियम, उसका दिया हुआ कैल्शियम, उसका दिया है सोडियम और डी में दिया हुआ है पोटेशियम। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है पोटेशियम, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद होता है सोडियम। तो आपको इसका आंसर सोडियम नहीं करना है, इसका आंसर क्या करना है, पोटेशियम करना है। चलिए उसके बाद देखते हैं 27वां प्रश्न। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कहता है वल्कनीकरण, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है वोल्केनाइजेशन। क्या कहा जाता है, वोल्केनाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है। दोस्तों वोल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबर को किसके साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। यानी कि जब वल्कनीकरण होता है तो उसमें क्या होता है कि प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ, यानी कि सल्फर के साथ मिला करके गर्म किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा सल्फर होता है, साधारण गंधक होता है या फिर अष्टफलकीय गंधक होता है। तो दोस्तों सल्फर को ही गंधक कहा जाता है हिंदी में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा साधारण गंधक, यानी कि सिंपल सल्फर को वल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबर के साथ मिला करके उसको गर्म किया जाता है। अब देखिए आपको 2 मार्क्स में पूछ दिया कि वल्कनीकरण क्या है। दोस्तों वल्कनीकरण क्या है, तो आपको क्या लिखना है उत्तर में कि प्राकृतिक रबर को साधारण गंधक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, रबर अधिक लचीला और मुलायम हो जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिए 28वां प्रश्न कहता है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी कि 1 ग्राम सोना रहेगा, यानी कि गोल्ड रहेगा, उससे हम लोग खींच करके, यानी कि सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है, और इसको खींच करके हम लोग कितना किलोमीटर लंबा तार हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 2 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा लंबा बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार इससे बनाया जा सकता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। पहले बता चुके हैं कि मरकरी यानी कि पारा, और पारा किस अवस्था में रहता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 30वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो आपको बताए थे कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बॉक्साइड। और एल्यूमिनियम का अयस्क कौन कौन है, तो बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 31वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट यानी कि CaSiO4 एक यौगिक बनता है, यह यौगिक कहलाता है। तो दोस्तों जब लोहे का निष्कर्षण किया जाता है तो जो कैल्शियम सिलिकेट होता है, जो कैल्शियम सिलिकेट होता है वो पिघले हुए लोहे के, या मान लीजिए कि ये इस तरह से एक टप है और इसमें यहाँ तक लोहा पिघला हुआ है और यहाँ पर कैल्शियम सिलिकेट का एक परत हो जाता है, यानी कि ऊपर में इसको कहा जाता है, क्या चीज़ कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है धातु मल कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में स्लैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लैग कहा जाता है। यानी कि आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो आप लोग जान लीजिए इस धातु मल को क्या कहा जाता है, स्लैग कहा जाता है। यानी कि कैल्शियम सिलिकेट का ऊपर एक परत बन जाता है, उसको धातु मल या फिर इसको क्या कहा जाता है, धातु मल या फिर स्लैग कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 32 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व का क्या कहलाता है। यानी कि 2 तत्व है लेकिन उसका जो गुण धर्म है वो दोनों में सेम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे अपरूपता। क्या कहेंगे, अपरूपता कहेंगे। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। कहता है धातुओं की प्रकृति होती है। दोस्तों धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो धातु होता है वो विद्युत धनात्मक होता है, यानी कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों इसमें जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जस्तीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जस्तीकरण कहा जाता है। तो आपको अगर 2 नंबर प्रश्न में 2 मार्क्स में अगर पूछते कि जस्तीकरण क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि लोहे एवं इस्पात को
जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है और इसी प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। तो आपको इतना लिखने के बाद आपको 2 मार्क्स वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। दोस्तों जिप्सम को हम लोग गर्म करके हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 36वां क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि अभिक्रियाशीलता में इस क्रम में सही कौन है। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि अभिक्रियाशील श्रेणी में सही क्रम जो है वो कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील इसमें होगा तो मैग्नीशियम होगा, उसके बाद कौन सा होगा? तो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम होगा, उसके बाद जिंक होगा, उसके बाद लोहा होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए जिसका बहुत देर से इंतजार था वो प्रश्न आ चुका है आपके सामने। देखिए कहता है एक्वा रेजिया या फिर रॉयल जल, इसी को आम्लराज भी कहा जाता है। एक्वा रेजिया, रॉयल जल या फिर आम्लराज। कहता है कि किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। दोस्तों ये प्रश्न हम पहले आपको बता चुके थे कि आपको कमेंट में बताना था कि जो आम्लराज होता है उसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस अनुपात में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 3:1, यानी कि ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 38वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। दोस्तों अपने शुद्ध रूप में जो धातु की सतह होती है वो कैसी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चमकदार, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 39 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो अभी बताए थे कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सा होता है? सोना होता है, और इसका लंबा तार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तन्यता। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इस गुणधर्म को कहते हैं आघात वर्धद्य। क्या कहा जाता है? आघात वर्धद्यता, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 41 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ध्वनिक। क्या कहते हैं? ध्वनिक कहती है या फिर सोनोरस कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। अभी बताए थे कि सबसे तन्य धातु है सोना। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो दोस्तों जो आयोडीन है वो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आप लोग जानते होंगे कि धातु का गुण होता है कि वह चमकीला होता है, लेकिन अधातु का गुण जरूरी नहीं है कि वह चमकीला होगा, लेकिन कौन सा अधातु है वो चमकीला होता है। तो ये अपवाद में है आयोडीन, ये चमकीला होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 44 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है डायमंड। क्या होता है? डायमंड होता है, यानी कि हीरा होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों कहते हैं एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहा जाता है एथोडीकरण। क्या कहा जाता है? एथोडीकरण कहा जाता है, और इसी के कारण एल्यूमिनियम है वो सेफ रहता है, इस पर जंग नहीं लगता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 40वां क्वेश्चन, और ये लास्ट प्रश्न है, तो इसको आप लोग देख कर जाइए। देखिए कहता है कि किसी अधातु के परमाणु के बहमतन सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी कि कह रहा है कि कोई अधातु है, यानी कि अधातु के परमाणु के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो दोस्तों जो अधातु होगा, क्या होगा? अधातु होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा बाहरी सेल में वो कितना होगा? 7 होगा या फिर 8 होगा। कितना होगा? 7 होगा या फिर 8 होगा। यानी कि 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या 8 होगा। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों पूछेगा धातु का, तो धातु का कितना होता है? धातु का 1 2 3 होता है। क्या होता है? धातु का 1 2 और 3 होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न किसी भी तरह से घुमाकर आपको पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।